How are you all? I hope all of you are good. So class, we are on chapter number 2 of history, that is nationalism in India. And in this chapter, basically, we have covered most of the important topics that are given in this chapter. है ना? We have already studied about how the mass movements basically occurred, how did people interpret it, एंड कैसे कैसे लोगों ने अपने हिसाब से उसका अलग अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली मूवमेंट में क्या किया, पार्टिसिपेट किया. एंड देन वी सॉ हाउ डिड द various movement had some, you can say, limitations, and why were they called off, and something that we now understood, that how mass movement should be now started, and how finally we can say that किस तरीके से एक ऐसा ऑल इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करे जिससे कि वी गेट आवर इंडिपेंडेंस. So basically in our last class we have done in detail about the limitations of the civil disobedience movement. कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया था, क्या इसके मेजर रीजंस थे, that why did few sections in our society did not participated in this movement, and then finally what were the reasons behind falling of this movement. एंड देन सेकेंड टाइम जब ये रीस्टार्ट हुआ, रीलॉन्च हुआ, तो लोगों ने इसको उतना एंथुजियाज्म से इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया. ओके, सो दिस इज बेसिकली if we talk about the limitations of the civil disobedience movement. Now we will move on to our last topic of this chapter, that is the sense of collective belonging. Now when we started the chapter, उसी टाइम से आई बेसिकली वाज टॉकिंग टू यू पीपल अबाउट कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई थी और किस तरीके से कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली जो एक फीलिंग है वो डेवलप होगी इंडियंस के. बेसिकली हाउ विल दे फील दैट वी ऑल आर इंडियंस, बिकॉज इससे पहले पीपल वर डिवाइडेड ईदर ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स या फिर अलग अलग रूलर्स थे. अगर हम और हिस्ट्री में चले जाएं और पीछे चले जाएं तो जनरली लोग जो है वो लॉयल सिर्फ किसके लिए रहते थे, अपने किंग और अपने किंगडम जितनी एरिया के लिए. और इंडिया जो है वो बहुत सारी किंगडम्स में डिवाइडेड था. स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑब्वियसली मॉडर्न टाइम तक आते आते हमें थोड़ा आइडिया हो गया था कि ये हमारी इंडिया है, हम सारे इंडिया के लोग हैं. बट टोटली ये जो फीलिंग है of oneness, of being united and the sense of collective belongingness, ये कैसे डेवलप हुई और इस टाइम पे कैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन अप हुई, this is what we will be doing in today's class. Okay, so let us start. Now nationalism basically spreads when people believe that we all are part of the same nation. Okay, जब उनको लगता है कि हम लोग सब एक हैं, we all are same, we all are united. But अगर हम रियलिटी में बात करें तो we या किसी भी कंट्री में, but because we are talking about India especially, we are a nation full of diversities in every which way, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे हो, and many other aspects to it. ठीक है, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग हर तरीके के बिलीफ के लोग जो हैं, एंड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजनल डाइवर्सिटी एज वेल, उनमें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप हुई. ठीक है, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है, पहली चीज तो यूनाइटेड स्ट्रगल्स के थ्रू आ गई थी. हमने पढ़ा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, एक बहुत बड़े स्केल पे हुआ था. तो जब मतलब ऑल फिर भी हम बोलते हैं ठीक है कुछ कुछ रीजन या कुछ कुछ सेक्शन सोसाइटी के रह गए थे, पर ओवरऑल जो मूवमेंट था पूरे इंडिया में वो मूवमेंट लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. तो एक तो हो जाता है यूनाइटेड स्ट्रगल से, जिससे एक फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ जाती है. बिकॉज समवेयर यहाँ पे हम ये सोच सकते हैं कि हम लोग सब लोग एक कॉमन एनिमी समझ रहे थे किसको, ब्रिटिश को.
तो बिकॉज ब्रिटिश वो द कॉमन एनिमी, इसलिए सारे एक साथ आ गए और सबने एक साथ स्ट्रगल किया, तो वो यूनाइटेड फीलिंग आ गई, बीइंग यूनाइटेड। बट सिर्फ यूनाइटेड स्ट्रगल से ही नहीं, बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस से भी क्या है, नेशनलिज्म की फीलिंग को जेनरेट किया गया इन द पीपल। बेसिकली धीरे धीरे हम देखेंगे बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस ऐसे हुए थे जिसके कारण नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, बीइंग यूनाइटेड, कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये सारी की सारी जो फीलिंग्स है ये इंडियंस के अंदर स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। ठीक है, और ये क्या क्या चीजें थी, ये कौन से प्रोसेसेस थे? बेसिकली स्टडी ऑफ हिस्ट्री, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलेशन, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स, इन सबके सबने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। हाउ वी विल स्टडी अबाउट देम। द फर्स्ट थिंग इज दैट हम जब भी किसी कंट्री को इमेजिन करते हैं तो वी जनरली सिंबलाइज इट, है ना, या किसी ना किसी फिगर या किसी ना किसी इमेज से क्या करते हैं, उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक फॉर इंडिया, what is the image that we consider as India is भारत माता, है ना। तो ये जो हम भारत माता की बात कर रहे हैं, ये इमेज बेसिकली क्रिएट कैसे हुई, किस टाइम पे हुई, और जो फर्स्ट इमेज क्रिएट हुई थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ। नाउ इट वाज इन द 20th century with the growth of nationalism, the identity of India came to be visually associated with the image of Bharat Mata. We have already studied, maybe we have mentioned it in our 9th class, or even if we have not mentioned, we will study it in our 10th class. जो 10th class first chapter basically हमने we will talk about representation of countries in form of generally female. तो जो जर्मनी की है वो जर्मेनिया इमेज के फॉर्म में, पीपल ऑफ जर्मनी कंसिडर इट एज जर्मनी, एंड देन फ्रांस का जो है वो मैरियन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, वी जनरली रिप्रेजेंट अ कंट्री विथ अ बेसिकली अ पर्सन, एंड मोस्टली क्या होता है, फीमेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब भी हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू विल नोटिस इनिशियली हम जैसे ही बोलेंगे ना भारत माता या भारत, ऐसे बात करेंगे, यू विल हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑटोमेटिक पेट्रियोटिज्म कमिंग इनटू यू। मतलब हम एक इमेजिन कर रहे हैं, हमने एक विजुअलाइज कर लिया, हाँ ये भारत माता है, तो उससे वो जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन अप हो गई विथ कमिंग ऑफ दिस पर्सोनिफिकेशन, या ये जो हम बोलेंगे कि ये जो आइडियलाइज या विजुअलाइज करना है। So the identity of India came to be now visualized and associated with the image of Bharat Mata. ये जो image है of Bharat Mata, it was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay. Okay, all of you should remember this name. Okay, they may ask this question as a 1 mark question, 1 mark you can say question. Okay. Now, the image was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay. In 1870s, he wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. Yani, we know Vande Mataram is it is a kind of, again, whenever you hear this song, automatically again, what will happen? You will have the feeling of पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग है ना, अपने आप आ जाएगी। एंड जनरली यू विल नोटिस, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे में तो जनरली वी प्ले, बट दिस इज अ काइंड ऑफ सॉन्ग व्हिच वी प्ले और वी एक्चुअली सिंग इवन इन आवर assemblies and all. So this is the song that basically was wrote at that time period. And when was it written? It was basically written in 1870s. Okay, and हम बोलेंगे who was the person who wrote it? It was Bankim Chandra Chattopadhyay. So you have to remember this name. Okay, we know that our Vande Mataram is also our national song.
Okay, it is a national song, not national anthem. National anthem is Jana Gana Mana, and national song is Vande Mataram. Okay, so it was a hymn to the motherland. Later, it was included in his novel Anand Mat, and then it was widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. यानी बंगाल में जब स्वदेशी movement हुआ था, people used to sing the song. Now, moved by the Swadeshi movement, Abindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. Now, if you all have your book in front of you, just look at the image that is given on in your book, and maybe the page may differ. In my book, it is on page number 71. You may check if you have some other book, latest maybe the printed one, latest print edition. Just check the page number. But just this is actually figure number 12. Now, this is the, you can say, जो इमेज पेंट की थी किसने, अबिंद्रनाथ टैगोर ने. इस पेंटिंग में देखो भारत माता इज पोर्ट्रेड एज ए एस्थेटिक फिगर. एस्थेटिक, हु इज एस्थेटिक? somebody who is like, हम बोलते हैं ना, वेरी सेंटली पर्सन, और वेरी काम, और वेरी कंपोज्ड, डिवाइन, स्पिरिचुअल. दैट मीन्स somebody who is very very calm. मैं ये चीज क्यों रिपीट कर रही हूँ? बिकॉज वी विल सी कि इसमें ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें चेंज आएगा. दैट मीन्स समवेयर हियर वी विल सी एज this is the figure to show India as a very calm country, composed, divine, ascetic. ठीक है? But later on with time, the image of Bharat Mata will acquire many other forms. For this you can check the other page. The next page. इसमें अलग अलग टाइप में चेंज करके भारत माता की रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलर प्रिंट में सर्कुलेट किए जाते थे. डिफरेंट आर्टिस्ट ने इसको क्या किया था, पेंट किया था. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, इफ यू सी द नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ भारत माता, यू विल नोटिस दैट शी इज शोन comparatively a very, you can say, courageous kind of person. Thoda has lion around it, and also having certain characteristics to show that she is very very powerful, and along with that she is somebody who is, हम ये बोल सकते हैं, because now they wanted to show that Bharat Mata is somebody who is now ready to maybe fight for her independence. So now we notice that this change in the image is again telling us that कैसे लोग भारत माता को परसीव कर रहे थे. ओके, तो इनिशियली एस्थेटिक, सेंट लाइक, और बहुत काम, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा सा उनको somewhere very courageous, somebody who is very brave, and ये वाले characteristics add किए. ठीक है? Obviously, because now we were fighting to get our independence. Now, after this, what happened? ये जो mother figure है, और and always we call it as भारत माता. Okay? या फिर हम हमेशा mother term use करेंगे. Why? Because mother is something that is some very very respectable. First thing. Second thing, it is somebody who nurtures, और वही सब कुछ मतलब totally helps the child to grow, है ना. तो हमारे लिए भी भारत माता obviously land is our mother country, है ना, our motherland. तो इसीलिए ये बोल रहे हैं, ये जो मदर फिगर है इसकी तरफ डिवोशन अब बहुत जरूरी हो गया था. और अगर आप इनकी तरफ डिवोशन कर रहे हो तो क्लियरली इसका मतलब है दैट यू आर अ नेशनलिस्ट. ओके, अगेन आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर. अब यहाँ पे ये चीजें क्यों बता रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप करने के लिए मास स्ट्रगल तो चल ही रहा था, बट इसके साथ साथ कल्चरल क्या डेवलपमेंट हो रही थी वो भी जरूरी है समझना. नाउ ये तो हो गया अबाउट रिप्रेजेंटेशन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि और क्या क्या किया था टू डेवलप दिस फीलिंग ऑफ वननेस. अब धीरे धीरे इंडिया का जो फोकलोर था, इंडिया का जो हम बोलेंगे ओरिजिनल या पुराना जो या लोकल जितना भी कल्चर था ना, उसको भी क्या कर रहे थे,
उसको भी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। कॉमन लोग जो हैं उनसे रिलेटेड चीजों को क्या कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे। इन लेट 19th सेंचुरी नेशनलिस्ट जो है वो फोक टेल्स, पुरानी स्टोरीज वगैरह गा रहे थे। आज बेसिकली जो सिंगर्स चलते चलते गाते रहते हैं, वो विलेज से विलेज जाते थे, फोक सॉन्ग्स, इंडिया के लेजेंड्स, ग्रेट लीडर्स, इनके बारे में बताते थे। ये टेल्स जो ये लोग बताते थे और ये जो फोक स्टोरीज हैं, ये माना जाता था कि ये फोक टेल्स हमें एक ट्रू पिक्चर देंगे इंडिया के ट्रेडिशनल कल्चर का, जो कि करप्ट हो गया है और डैमेज कर दिया गया है जब से ये आउटसाइड फोर्सेस इंडिया में आए हैं। तो ये बोल रहे थे बहुत जरूरी है कि जो हमारे फोक ट्रेडिशन है उसको हम मेंटेन करके रखें, उसको बचा के रखें, ताकि हमारी जो इंडिया है उसका बेसिकली हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी को ढूंढ सकें, वापस से डिस्कवर कर सकें जो हमारी थी, और हमें अपने खुद के पास्ट में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक प्राइड होनी चाहिए कि हाँ ये हमारा कल्चर था। वी शुड नॉट फील दैट वी आर as was said by British that you are uncivilized and this and that and your past is not good, this मतलब जो वो डेवलपमेंट और इन चीजों से रिलेटेड अपने इंडियंस को बोलते थे। तो ये बोल रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को रिस्टोर करो एंड फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने खुद से बैलेड्स, नर्सरी राइम्स, जो इंडिया की पुरानी पुरानी बुक्स थी वो सारी उन्होंने क्या की, कलेक्ट की। एंड इसमें इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड मोर, बेसिकली क्यों कर रहे थे, इसमें अपने को फिर से समझने की बात है कि वो चाह रहे थे कि इंडिया का जो कल्चर है या जिसको हम धीरे धीरे भूल रहे हैं या जिस पे फोकस नहीं किया जा रहा है, उसको भी वापस से अगर हम रीप्रिंट करें या ऐसा कुछ करें तो लोगों के अंदर उसकी नॉलेज बढ़ेगी और हम अपने पास्ट को रीडिस्कवर करेंगे। तो एज आई सेड बैलेड्स, ओके व्हाट आर बैलेड्स? बैलेड्स बेसिकली सॉन्ग या पोएम होती है जो अपने एक स्टोरी होती है पोएम के फॉर्म में, ठीक है। तो वो बैलेड्स जो थे, बाकी नर्सरी राइम्स में, इन सबको वो क्या कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने एक मूवमेंट किया, ये ही पूरा मूवमेंट बुक्स कलेक्ट करके और कोशिश करना इनको स्प्रेड करने का, जिससे कि क्या है अपना जो फोक कल्चर है वो रिवाइव हो जाए। ये तो हुआ अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, दैट इज नाउ वी मूव टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में थे अपने नतेशा शास्त्री। इन्होंने 4 वॉल्यूम कलेक्शन बुक पब्लिश करवाई थी जिसमें तमिल के फोक टेल्स थे और नाम दिया उसको फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। और वो यही बोल रहे थे कि फोकलोर जो है वो अपना नेशनल लिटरेचर है, सबसे ट्रस्ट वर्दी है क्योंकि इसमें लोगों के रियल थॉट्स, रियल कैरेक्टरिस्टिक्स, रियल सब कुछ इंडिया से रिलेटेड क्या है, डिपिक्टेड है, ठीक है। That means we know that people now were everywhere trying to bring again या revive the lost Indian culture, जिसमें people were not having that much of confidence कि it is something of very good quality, या भाई हमारा भी जितना history थी it is actually something to be proud of. So now they were reviving these things and this really helped in developing the nationalism ideology. अब क्या हुआ, एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, नेशनलिस्ट लीडर्स जो है वो और अवेयर हो गए कि हाँ ऐसे आइकन्स और सिंबल्स हमें बनाना चाहिए, इससे लोग है ना यूनिफाइड होते हैं और इससे लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है वो जनरेट होती है, वो इंस्पायर होते हैं टू वर्क फॉर द कंट्री एंड टू पार्टिसिपेट इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। नाउ ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ट्राई-कलर फ्लैग रेड, ग्रीन और येलो जो है इट वाज डिजाइन, यानी इनिशियली जो अपना ट्राई कलर फ्लैग है उसमें रेड, ग्रीन एंड येलो था। उसमें 8 लोटस थे जो बेसिकली 8 प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया के थे, मतलब इंडिया बेसिकली वाज डिवाइडेड इनटू 8 प्रोविंसेस अंडर ब्रिटिश। तो 8 लोटस थे, एक क्रीसेंट मून था, क्रीसेंट मून बेसिकली हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो
यहाँ पे हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली, जो ब्रिटिश प्रोविंस है इसके, और हिंदूज को और मुस्लिम्स को दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ट्राई कलर फ्लैग था रेड ग्रीन एंड येलो का था, उसमें क्या थे, 8 लोटस थे और एक क्रिसेंट मून था। ठीक है, अब 1921 तक गांधी जी ने फाइनली स्वराज फ्लैग डिजाइन कर दिया। जो ये स्वराज फ्लैग जो गांधी जी ने डिजाइन किया था 1921 में, ये भी ट्राई कलर का ही था और ये रेड ग्रीन और व्हाइट कलर का था। ओके, तो मतलब कलर हमने देखा चेंज हो गया, रेड ग्रीन एंड व्हाइट। इसमें एक स्पिनिंग व्हील थी इन द सेंटर, जो बेसिकली जो गांधी जी का आइडिया था सेल्फ हेल्प का, चरखा से रिलेटेड, वो व्हील रिप्रेजेंट करता था। Carrying the flag, holding it aloof during marches became symbol of defiance. यानी अब जब भी रिवोल्ट होता था, बेसिकली रिवोल्ट प्रोटेस्ट होते थे, मूवमेंट होते थे, तो लोग ये फ्लैग हाथ में रख के ही मूवमेंट करते थे, ताकि somewhere to show that हाँ we are against British and we all are one and we are fighting for our country. ये तो हो गया कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो उस टाइम के हमारे नेशनलिस्ट ने किया, ताकि क्या हो, और फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जनरेट हो, एंड दिस वाज रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि somewhere when British came in India, they said and they again and again repeated that even maybe they believed it, Indians were backward and primitive and they were incapable of governing themselves. तो वो बोल रहे थे आप बैकवर्ड हो, आप लोग बहुत पुरानी मतलब पुराने इन टर्म्स ऑफ की टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, डेवलप नहीं हो आप लोग, और तो और नाउ दिस दे आर सेइंग टू समवेयर जस्टिफाई देयर कॉलोनियल रूल, कि आप लोग तो इनकेपेबल हो, आप अपने आप को रूल भी नहीं कर सकते हो, गवर्न भी नहीं कर सकते हो, दैट इज व्हाई वी आर गवर्निंग यू। So when they came to India, they instilled in Indians, repeatedly said कि आप लोग backward हो, you are primitive, you are uncivilized, you are a country which is not developed, technology नहीं है आपके पास. They even said, if you remember, people considered India as a land of snake charming. तो उन्होंने कंटिन्यूस किया है, इंडियंस नाउ स्टार्टेड टू समवेयर फील कि हाँ हो सकता है हम ब्रिटिश से इंफीरियर हैं, बिकॉज ये तो हर चीज में आगे हैं हमसे. So somewhere now Indians started developing a kind of complex that they are not equal to British or maybe they are inferior to them, उनसे कम है, कहीं ना कहीं अंदर उनकी ये चीज आ गई थी, इसीलिए they were somewhere हम बोलेंगे subdued, और अंदर उनके ये चीज थी. इस चीज को हटाने के लिए जरूरी था हमें ये बताना कि that we are not less than anyone. ये कैसे बताएंगे हम? हमने स्टार्ट किया अपनी हिस्ट्री की स्टडी. हिस्ट्री की स्टडी अलग अलग तरीके से हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी, जिसमें हमने बोला देखो हम कितने हर चीज में डेवलप थे. हमारा आर्ट बहुत अच्छा था, हमारा आर्किटेक्चर अच्छा था, साइंस थी हमारे पास, मैथ्स थी हमारे पास, आर्यभट्ट थे हमारे पास, पाणिनि थे, पाणिनि जिन्होंने इतना अच्छा ग्रामर बनाया. तो वी वर गुड इन एवरी विच वे. आप बोल ही नहीं सकते कि हम किसी से कम थे, वेदर इट वाज साइंस, मेडिकल, हमारा मैथ्स हो, आर्ट हो, आर्किटेक्चर, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, artisanship, trade, being prosperous, taking all the, you can say, being a very flourishing civilization. तो जब वो ये हिस्ट्री और ग्लोरियस हमारे ग्रेट जो एम्परर्स और ग्रेट रूलर्स थे, कितने बड़े वॉरियर्स थे वो लोग, और कितने अच्छे से रूल किया था उन्होंने, क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, क्या क्या चेंजेस हुए थे उनके टाइम में, ये सारी की सारी चीजें जो है ये अब हमने वापस से अपनी हिस्ट्री पढ़ी, और जो ये नेशनलिस्ट थे इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि वी शुड स्टडी आवर हिस्ट्री, वी विल अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली में हमारा ग्लोरियस टाइम तो डिक्लाइन तब हुआ जब इंडिया को कॉलोनाइज किया गया था. यानी वी वर अ कंट्री विच वर not less than anyone and we were great in our own way, we were developed, we were good at everything, but जब हम कॉलोनाइज हुए उसके बाद हमारा डिक्लाइन शुरू हो गया.
तो ये नेशनलिस्ट जो लीडर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने यही बोला हमें पढ़नी चाहिए, हमें हिस्ट्री, हमें इस चीज से रिलेटेड अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ वी वर ग्रेट, वी आर ग्रेट पीपल एंड वी वर ग्रेट पीपल एंड वी शुड हैव अ प्राइड इन आवर हिस्ट्री। इंडिया की अचीवमेंट्स में, हमारे जो भी हमने स्ट्रगल किया है, सारी की सारी चीजों में हमें एक वी शुड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री। ठीक है, ये आने के बाद क्या हुआ, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया समवेयर। तो ये रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज जनरली आस्क्ड आल्सो सम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, so you should understand this nicely कि reinterpretation of history से it imbibed in people a you can say sense of confidence, being not being inferior in any way and being somewhere developed and not less than anyone else। तो इसीलिए अब जो ये भी हमें समझ आए कि कंडीशन जो खराब हुई है वो आफ्टर द ब्रिटिश रूल हुई है, आफ्टर द वे दे केम एंड दे टुक अप all the you can say economic prosperity from India, they actually use the money for themselves। और जो भी ट्रेड के थ्रू और रूल के थ्रू जो उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल हम बोलेंगे ऑपरेसिव रूल किया था, और जिसके कारण इंडिया का समवेयर इकोनॉमिकली और बहुत दूसरी तरीके से भी डिक्लाइन जैसे हो गया था। तो अब जब भी इंडियन स्ट्रगल कर रहे थे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, हाँ वी आर नॉट लेस देन एनीवन, वी आर रेडी टू फाइट। ठीक है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। रीइंटरप्रिटेशन हिस्ट्री से अच्छी चीज तो बहुत हुई, पर एक चीज नेगेटिव थी। क्या थी कि जब हम ग्लोरीफाई करते हैं हिस्ट्री को तो मेनली ग्लोरीफाई कर रहे थे एंशिएंट इंडिया का। अब जब आप एंशिएंट इंडिया को ग्लोरीफाई कर रहे हो तो क्या हुआ, एंशिएंट इंडिया में बेसिकली हिंदूज थे, चाहे गुप्तास थे, चाहे उसके अराउंड राजपूत थे, जो भी थे, चोलास, राजपूत, और ये जितने भी इस अपने गंगा वैली या इंडिया के अराउंड जितने भी रूलर्स थे एंशिएंट इंडिया में, वो कौन थे, वो थे हिंदूज। तो और क्योंकि जो मुस्लिम्स है वो आए थे मिडिवल इंडिया में, तो इससे क्या हुआ, मुस्लिम्स को समवेयर लगा कि हमें तो टोटली निग्लेक्ट ही कर दिया और ये सिर्फ हिंदुइज्म को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं और उसकी ही तारीफें कर रहे हैं कि ऐसे उस टाइम पे ये राजा थे, वो ग्रेट थे, ये ग्रेट थे एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि that somewhere Muslims felt neglected and they thought that they are not talking about us when they are talking about history of India। But वो इसीलिए हुआ था because ancient India पे focus कर रहे थे, that is why। So this was a little bit problematic in this way because it was thought by Muslims that they are just talking about Hindus और उनको ही उनके बारे में ही, उनके ancient times के बारे में ही, उनके बारे में ज्यादा बता रहे हैं, that is। ठीक है, so but finally we get to know कि इसके थ्रू क्या हुआ है, हम जितने भी इंडियंस हैं by this time now had the feeling of being one, collective belonging, feeling of oneness जो है अब आ गई थी यूनाइटेड स्ट्रगल के साथ साथ। एक और किस चीज से, ये जो हमने कल्चरल अवेयरनेस किया है सिंबल्स के थ्रू, आइकन्स के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू एंड ऑल दीज you can say cultural aspect। ठीक है, so finally we were now in a position to have a big united struggle। now to conclude the chapter, basically हमें पता है कि हम लोग सब लोग या वेरियस ग्रुप्स एंड क्लासेस जो हैं वो एक साथ इसीलिए आए थे फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century बिकॉज एक एंगर जो है was against one common enemy, that was the colonial government, क्योंकि colonial government was actually doing negative things for almost each and every section of Indian society। तो growing anger develop हो रहा था against the colonial government and that is why all the various groups and classes of India came together for this common struggle। Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievances into organized movements। यानी
कांग्रेस और ऑब्वियसली अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, उन्होंने सोचा जो सबकी प्रॉब्लम है उसको हम यूनाइट करते हैं, उनको समझाते हैं कि प्रॉब्लम जो है उसको कैसे सॉल्व करें, और मेनली सॉल्व यही होगी जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वही एक तरीके से है जो सबकी प्रॉब्लम का कारण है, और इसका सॉल्यूशन तभी निकलेगा अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और उनको अपने एरिया से निकाल देंगे. So through such movements, the nationalists tried to forge a national unity. तो इसके थ्रू उन्होंने नेशनल यूनिटी डेवलप करने की कोशिश की. डाइवर्स ग्रुप और क्लासेस जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन दीज मूवमेंट्स. सबकी हमें पता है एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस अलग थी. हमने चैप्टर के टाइम पढ़ा है कि सब लोग जो है वो अपने अलग रीजंस और गोल्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, अलोंग विद जो स्वराज की फाइट चल रही है. तो वाइड रेंजिंग थे ग्रीवेंसेस लोगों के, बट ये जरूर पता था कि जब कॉलोनियल रूल जाएगा और हमें फ्रीडम मिलेगी तो फिर सबकी जो प्रॉब्लम है, चाहे सबकी अलग अलग प्रॉब्लम थी, वो समवॉट सॉल्व हो जाएगी. तो बाकी हर ग्रुप, क्योंकि सबके अलग अलग जो एम्स और एस्पिरेशंस थे, तो बहुत बार ऐसा भी हुआ कि कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकते हैं. जैसे भाई बिग लैंडलॉर्ड्स के देख लो और स्मॉल पीजेंट्स के देख लो, तो समवॉट क्या है, दोनों चीज जो है वो क्या है, एक तरीके से एक दूसरे के अपोज होंगी, जो दोनों की डिमांड्स होगी, या इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर्स की. बट जो कांग्रेस है उन्होंने कोशिश की रिजॉल्व हटाने की डिफरेंसेस. ये तो हो गए कि गोल्स अलग थे, इसके अलावा हमने ये भी पता है अलग अलग ग्रुप्स थे. भाई दलित्स अलग चीज डिमांड कर रहे थे, मुस्लिम्स अलग चीज डिमांड कर रहे थे. कांग्रेस ने हमेशा अटेम्प्ट किया कि डिफरेंसेस को रिजॉल्व करें, ठीक है, और ये भी इंश्योर किया कि एक ग्रुप को इंक्लूड करें तो ऐसा ना हो कि दूसरा एलियनेट हो. उन्होंने ट्राई किया था, ठीक है, बट समवेयर हमें पता है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, कोई एक सेक्शन छूट गया या एक सेक्शन जो उसको टोटली इन्वॉल्व नहीं किया गया, बट ओवरऑल धीरे धीरे यूनिटी डेवलप हो गई थी इंडिया में. और यही बोलेंगे कि कांग्रेस एक्टिविटी और जो नेशनलिस्ट यूनिटी है ये तो थी, बट इसके साथ साथ फेजेस ऑफ डिसयूनिटी और इनर कॉन्फ्लिक्ट आए थे बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. चाहे हम हिंदूज में अगर दलित्स की बात करें, और वैसे ओवरऑल हिंदू मुस्लिम में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे. तो इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं whatever it was, we were now becoming a nation जिसकी बहुत सारे डिफरेंट गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, और सबके ही डिमांड्स हो सकता है एक दूसरे से अलग हो, बट मेन यही था कि सबको क्या चाहिए था, कॉलोनियल रूल से फ्रीडम. एंड देन बेसिकली व्हाट हैपेंड, हमने सिविल डिसोबीडियंस तक कर लिया है. वी नो फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, इन विच बेसिकली हम देखेंगे वापस सबने बहुत बड़े तरीके से पार्टिसिपेट किया, एंड देयर वाज अ कॉल अमंग द इंडियंस कि नाउ हमें ब्रिटिश को इंडिया से निकालना ही है, डू और डाई वाली सिचुएशन. एंड देन देयर वर सर्टेन अदर things that happened, and that finally we got our independence on 15th August 1947. Okay, so with this we complete the chapter. Now class, I suppose everything is clear if we talk in terms of chapter. ठीक है, इस chapter के हमारे दो मैप भी हैं, ठीक है. Now when we talk about map, there are total around only 10 things that 10 locations, 10 places that you should know regarding the nationalist movement, specifically regarding our this chapter. So I am now explaining you these you can say certain important points about these locations, and they will be asked in similar manner in your exams. So just try to understand, and if you have map along with you, start marking it. Otherwise you can even mark it later. Okay, now the first thing, when I was teaching, I then also I told कि ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हुआ था चंपारण में, ठीक है, प्लांटर्स और प्लांटेशन वर्कर्स. खेड़ा गुजरात में हुआ था पीजेंट सत्याग्रह. अहमदाबाद गुजरात में हुआ था कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह. अमृतसर में जलियांवाला बाग मैसेकर. चौरी चौरा में क्या हुआ था यूपी में,
कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और दांडी जो है गुजरात, वहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, गांधी किया था। ओके, सो जस्ट I am now, you can clearly see, I suppose, on your screen that ये जो important locations है ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। So just focus again on this and try to mark it on your maps. The first point that we talked about was चंपारण। चंपारण में क्या हुआ था, इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स का हुआ था। This red dot is चंपारण, okay, चंपारण in बिहार। नेक्स्ट ये देखो, दिस इज खेड़ा, ठीक है। खेड़ा में क्या हुआ था, सीजन सत्याग्रह। फिर उसके ऊपर एग्जैक्ट अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या हुआ था, मिल वर्कर्स स्ट्राइक, ठीक है। देन उसके बाद अमृतसर में हुआ है जलियांवाला बाग मैसेकर। चौरी चौरा देखो उत्तर प्रदेश में, वी हैव कॉलिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एंड देन हियर वी हैव दांडी। दांडी में क्या हुआ था, दांडी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आई विल रिपीट इट, ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस अगेन। चंपारण, इंडिगो प्लांटेशन वर्कर सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा, खेड़ा में क्या हुआ अपना सीजन सत्याग्रह। अहमदाबाद में क्या हुआ, मिल वर्कर स्ट्राइक। अमृतसर में क्या हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर। चौरी चौरा में क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉलिंग ऑफ, एंड देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दांडी, ठीक है। तो ये जो अपना है, दिस इज आवर फर्स्ट मैप। 6 थिंग प्लीज नोट देम डाउन वेरी नाइसली। जनरली ये जो मैप आता है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब आपको ये पॉइंट मार्क कर देंगे और कोई ना कोई इससे रिलेटेड जो मैंने जैसे पॉइंट्स बताए थे वो एज अ हिंट लिखा होगा और आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो डोंट लूज दीज मार्क्स, ओके। नेक्स्ट जो मैप वर्क है ऑफ दिस चैप्टर ओनली इज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, कैलकाटा, नागपुर, मद्रास, लाहौर। कैलकाटा वाला है सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920। इनमें हमने मंथ इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इनका ईयर सेम है। मद्रास 1927 एंड लाहौर 1929 हमने डिस्कस किया था व्हाइल वी वर स्टडीइंग। सो लेट अस हैव अ लुक एट देम अगेन, ओके। नाउ सिंपल है वैसे तो। दिस इज कैलकाटा, कैलकाटा हमें पता है वेस्ट बंगाल। देन वी हैव नागपुर, देन वी हैव मद्रास एंड देन वी हैव लाहौर, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कैलकाटा, वी हैव नागपुर, देन वी हैव मद्रास एंड देन वी हैव लाहौर, ठीक है। ये 4 हैं। ये कौन से हैं, कांग्रेस सेशंस है।